यूज होगा वो क्या यूज होगा, क्विकलाइन। तो आपका क्वेश्चन अगर आए कि सॉइल की एसिडिटी को रिमूव करने के लिए किसका यूज किया जाता है, तो आप हेलो बच्चों, मैं महेश रामनानी एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपका आपके अपने चैनल पे जिसका नाम है डेरिवेशंस ऑफ फिजिक्स। बच्चों, हमने 10th क्लास की केमिस्ट्री का एक चैप्टर स्टार्ट किया था। इस चैप्टर का नाम था एसिड, बेस एंड सॉल्ट। इस चैप्टर में भी हमने बहुत सारी चीज़ों का इंट्रोडक्शन ले लिया था कि एसिड, बेस, सॉल्ट होते क्या हैं। फिर हमने इससे रिलेटेड कुछ केमिकल रिएक्शंस देखी थी, जैसे एसिड की रिएक्शन कराई थी मेटल्स के साथ, बेस की रिएक्शंस कराई थी मेटल्स के साथ, एसिड और बेस की रिएक्शन कराई थी, मेटल बाइकार्बोनेट और मेटल कार्बोनेट्स के साथ रिएक्शन कराई थी एसिड की। ऐसे और भी बहुत सारे टॉपिक्स हमने देखे थे इस चैप्टर में। आज का हमारा ये जो टॉपिक है, इस टॉपिक का नाम होगा पीएच स्केल। कि एसिड और बेस को अगर हमको आइडेंटिफाई करना है, हमारे सामने अलग अलग सॉल्यूशन रखे हुए हैं, उन सॉल्यूशंस में से कौन सा एसिड है और कौन सा बेस है। एसिड है तो कितना ज़्यादा कॉन्सेंट्रेटेड है या कितना वीक एसिड है, ये अगर पता लगाना है तो इसके लिए हम एक स्केल यूज करेंगे जिसको क्या बोलेंगे, पीएच स्केल। फर्स्ट ऑफ ऑल, पीएच स्केल होता क्या है बच्चों? किसी भी सॉल्यूशन में हाइड्रोजन आयंस की या H+ आयंस की या फिर हाइड्रोनियम आयंस की कंसेंट्रेशन अगर फाइंड आउट करनी हो तो जिस स्केल का यूज होगा उस स्केल को हम क्या बोलेंगे, पीएच स्केल। एक बार वापस रिपीट करता हूँ, पीएच स्केल क्या होगा? किसी भी सॉल्यूशन में हाइड्रोजन आयंस या फिर हाइड्रोनियम आयंस कितना है, ये पता लगाने के लिए जो स्केल यूज होता है इसी को क्या बोलते हैं, पीएच स्केल। अब पीएच स्केल जो है वो 0 से लेकर के और 14 तक के नंबर होते हैं। कहाँ से लेके? 0 से लेके 14 तक के नंबर होते हैं। ये 0 से लेके 14 तक के जो नंबर हैं, इसका जो मिड नंबर है 7, किसी की पीएच अगर 7 है तो यहाँ पे ये इंडिकेट कर रहा है कि ये न्यूट्रल है। दैट मीन्स इसके पास ना एसिडिक नेचर है ना बेसिक नेचर है। एग्जाम्पल के लिए हम वाटर बोल सकते हैं, हमारा वाटर जो है ना वो एसिडिक कैटेगरी में आता है ना बेसिक कैटेगरी में आता है। अब लेफ्ट साइड में अगर हम जाएंगे तो ऑब्वियसली पीएच डिक्रीज हो रही है। यहाँ पे पीएच क्या हो रही है, डिक्रीज। पीएच डिक्रीज होने का मतलब ये इंडिकेशन मिलेगा हमको कि यहाँ पे H+ आयंस इंक्रीज हो रहे हैं। पीएच डिक्रीज का मतलब H+ इंक्रीज कर रहे हैं, H+ आयंस इंक्रीजिंग। और H+ आयंस अगर इंक्रीज कर रहे हैं दैट मीन्स एसिडिक इफेक्ट इंक्रीज हो रहा है। तो यहाँ बोला जा सकता है कि अगर 7 से लेफ्ट की तरफ गए, कहाँ की तरफ गए, लेफ्ट की तरफ, तो एसिडिक नेचर बढ़ेगा। तो स्ट्रॉन्ग एसिड की अगर मैं बात करूं, बहुत स्ट्रॉन्ग एसिड की, तो इसकी पीएच कितनी होनी चाहिए, उसकी पीएच होनी चाहिए 0। ठीक है। ऐसे ही अब मैं राइट साइड पे चलूं तो राइट साइड पे हम जब चलेंगे तो OH- आयंस इंक्रीज करेंगे। OH- आयंस इंक्रीज करेंगे या फिर हम ये बोल सकते हैं H+ आयंस जो हैं वो डिक्रीज होंगे। H+ आयंस क्या होंगे, डिक्रीज होंगे। ये अगर डिक्रीज हो रहे हैं दैट मीन्स पीएच जो है इंक्रीज हो रही है, या फिर इसका उल्टा भी बोल सकते हो, पीएच इंक्रीज होने का मतलब H+ आयन डिक्रीज हो रहे हैं। तो कौन सा नेचर यहाँ पे बढ़ रहा है राइट साइड में? राइट साइड में बेसिक नेचर इंक्रीज हो रहा है, बेसिक नेचर इंक्रीज हो रहा है लेफ्ट मिड से राइट में जाने पे। और यहाँ पे क्या हो रहा है, मिड से लेफ्ट जाने पे एसिडिक नेचर इंक्रीज हो रहा है। तो जो भी स्ट्रॉन्ग एसिड होगा, सबसे स्ट्रॉन्ग एसिड, उसकी पीएच 0 होगी, और जो स्ट्रॉन्ग बेस होगा उसकी पीएच होगी कितनी, 14 पीएच। अगर मैं बात करूं तो NaOH, जिसको हम कास्टिक सोडा भी बोलते हैं, इसकी पीएच जो है 14 है। दैट मीन्स ये स्ट्रॉन्ग क्या है, बेस है। ऐसे स्ट्रॉन्ग एसिड की बात करूं जिसकी पीएच 0 होगी, वो कौन होगा, HCl स्ट्रॉन्ग एसिड, NaOH स्ट्रॉन्ग बेस। अब हम बात करें गैस्ट्रिक जूस की। गैस्ट्रिक जूस बच्चों आपको पता है क्या है कि हमारे बॉडी के अंदर फूड को डाइजेस्ट करने के लिए स्टमक में कुछ जूसेस होते हैं या मिक्सचर होता है। किस किस का, हाइड्रोक्लोरिक एसिड का। अब देखो बच्चों, हाइड्रोक्लोरिक एसिड आ गया तो अपने आप में पीएच बता रहा है कमी होगी।
बट हाइड्रोक्लोरिक के साथ कुछ चीज़ें और होती हैं जो कि पीएच को स्लाइटली क्या कर देती हैं, इंक्रीज कर देती हैं, और ये पीएच कर देती हैं अप्रॉक्सीमेटली 1.2। तो 1.2 पीएच जो होती है वो होती है गैस्ट्रिक जूस की। और बात करें मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया बोलने का मतलब मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड की जो पीएच है वो लगभग कितनी होती है, 10। वाटर की पीएच की अगर बात करूं तो वो लगभग कितनी होगी, 7। लेमन की बात करूं तो लेमन की पीएच जो होती है वो 2.2 से ज़्यादा होती है, 2.2 से ज़्यादा। तो लगभग हम यहाँ पे बोल सकते हैं 2 और 3 के बीच में पीएच किसकी होती है, लेमन की। तो पीएच का यूज करके हम क्या फाइंड कर सकते हैं कि कोई भी एसिड या कोई बेस कितना स्ट्रॉन्ग या कितना वीक है। कंसंट्रेशन हमने पहले पता की थी ना, कल मैंने आपको बताया था टॉपिक में कि कंसंट्रेशन क्या होती है पर यूनिट वॉल्यूम में। अब ये पर यूनिट वॉल्यूम कितना भी हो सकता है, मैं 1 लीटर मान के चल रहा हूँ। 1 लीटर वाटर के 2 कंटेनर हैं, एक में H+ आयंस जो हैं वो 100 हैं और एक में H+ आयंस जो हैं वो 20 हैं। तो बताओ कहाँ पे कंसंट्रेशन ज़्यादा है, यहाँ कंसंट्रेशन ज़्यादा है। तो कंसंट्रेशन ज़्यादा या कम हमको कौन बताएगा, वो बताएगा पीएच स्केल। H+ आयंस का अमाउंट अगर ज़्यादा है दैट मीन्स पीएच बहुत कम है, H+ आयंस का अमाउंट बहुत ही कम है दैट मीन्स पीएच ज़्यादा है। लो पीएच स्ट्रॉन्ग एसिड, हाई पीएच स्ट्रॉन्ग बेस, मीडियम पीएच न्यूट्रल। तो आई होप बच्चों आपको पीएच क्या होता है ये पता पड़ गया है। कुल मिलाकर के H+ आयंस का अमाउंट बताता है हमको कौन, या कंसंट्रेशन के बारे में बताता है कौन, पीएच स्केल। अब बच्चों ह्यूमन आई एंड कलरफुल वर्ल्ड में आपने एक टॉपिक पढ़ा होगा डिस्पर्जन। डिस्पर्जन में आपने देखा होगा कि वह जब व्हाइट लाइट प्रिज्म से पास होती है तो 7 कंपोनेंट्स में क्या हो जाती है, डिवाइड हो जाती है। और वो 7 कंपोनेंट्स कौन से होते हैं, वेबगियर होते हैं। बस वेबगियर को आप यहाँ पे उल्टा लिख दो, कैसे देखो, ये मैंने वेबगियर को उल्टा लिख दिया। तो अगर पीएच कलर या पीएच हमको 14, 13, 12, 11, 10, 9 इसके आसपास की होगी तो जो कलर्स है वो ब्लू, इंडिगो, वॉयलेट रेंज का होगा। वॉयलेट कलर है अगर तो स्ट्रॉन्ग बेस, इंडिगो कलर है तो थोड़ा सा माइल्ड बेस है, अभी भी स्ट्रॉन्ग ही। ब्लू की बात करें तो ब्लू में जो कलर होगा वो किसको बताएगा, ब्लू कलर किसको बताएगा, वीक बेस को बताएगा या फिर माइल्ड बेस को बताएगा। और जब ग्रीन कलर आ जाएगा 6, 7, 8 के आसपास जो कलर मिलेगा आपको, कौन सा मिलेगा, ग्रीन। जो ग्रीन कलर होगा यह आपको बताएगा न्यूट्रल को। और लेफ्ट साइड में आप आते जाओगे तो येलो, ऑरेंज, रेड कलर आता जाएगा। जितना ज़्यादा रेड की तरफ आप बढ़ोगे उतना स्ट्रॉन्ग एसिड आपको मिलता जाएगा। तो मैं आपसे पूछूं कि सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड में पीएच का कलर क्या होगा, ऑब्वियसली डार्क रेड होगा, डार्क रेड। और स्ट्रॉन्ग बेस में कलर कैसा होगा, वॉयलेट। जब पीएच पेपर को NaOH पे यूज़ करेंगे तो हमको वॉयलेट कलर देगा, और HCl पे जब हम पीएच पेपर का यूज़ करेंगे तो कौन सा कलर देगा, डार्क रेड कलर देगा। इस टाइप से कलर का यूज़ करके भी आप ये पता लगा सकते हो कि किसी सॉल्यूशन की पीएच कितनी है। ठीक है। अब बच्चों पीएच का यूज़ हम डेली लाइफ में बहुत सारी चीज़ों में करते हैं और हमारे एनसीईआरटी में भी कुछ यूजेस पीएच के दे रखे हैं। जैसे कि पीएच का यूज़ जो करते हैं, कोई भी एनिमल या फिर ह्यूमन बीइंग की अगर मैं बात करूं या फिर प्लांट्स की बात करूं तो यहाँ पे पीएच की इंपॉर्टेंस बहुत ज़्यादा है। एक नॉर्मल बॉडी जो होती है ह्यूमन बीइंग की, उसकी पीएच जो होती है वो 7 से लेकर 7.8 होती है, जो कि न्यूट्रल से स्लाइटली बेस को इंडिकेट करती है, न्यूट्रल टू बेस। ठीक है। कि क्या बता रहा है हमको कि हमारी बॉडी की पीएच जो है वो 7 to 7.8 होता है। ठीक है। पीएच हमको पता है तभी तो हम ये पता लगा पाए कि 7 to 7.8 है। अब सपोज करो किसी की बॉडी की पीएच अगर 6 हो गई तो क्या इसकी बॉडी के फंक्शंस ढंग से वर्क करेंगे क्या? नहीं। पीएच अगर 8 हो गई
थोड़े से फंक्शन क्या हो जाएंगे, डिस्टर्ब होंगे। 8.5 हो गई तो पीएच क्या हो जाएगी, और डिस्टर्ब हो जाएगी। तो पीएच अगर चेक कर लें बॉडी की तो हम ये पता लगा सकते हैं कि हमारी बॉडी जो है एसिडिक बिहेवियर शो कर रही है या फिर बेसिक बिहेवियर शो कर रही है। ऐसे ही आपने सुना होगा कि आपके घर वाले आपको बोलते हैं कि पहली बारिश में नहीं नहाना चाहिए, कि पहली बारिश में बीमार हो जाते हैं हम। ऐसा क्यों बोलते हैं? बारिश जो होती है वो गर्मियों के बाद होती है, तो बारिश होना तो अच्छी बात है, उसमें नहाना तो अच्छी बात है, लेकिन ये क्यों बोलते हैं कि बारिश में हम बीमार हो सकते हैं? देखो, हमारे यहाँ पे पॉल्यूशन एक तो बहुत ज़्यादा होता है, ये बात तो क्लियर है। पॉल्यूशन क्यों होता है? क्योंकि हम कंबशन कर रहे हैं बहुत ज़्यादा। किसका कंबशन कर रहे हैं? कोल का। तो कोल में जो मेन कंपोनेंट होते हैं वो होते हैं कार्बन और सल्फर। जब इनका कंबशन होगा तो CO2, SO2 और SO3 गैसेस निकलेंगी। ऐसे ही हम व्हीकल्स में पेट्रोल, डीजल इनका भी यूज़ कर रहे हैं, और इनसे जो मेनली गैस निकलती है वो निकलती है नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, NO2 गैस निकलती है। अब ये जो गैसेस हैं ये एटमॉस्फेयर में ऊपर उठेंगी, एटमॉस्फेयर में ऊपर उठेंगी और इनको वाटर का अमाउंट अगर मिल जाएगा, ये देखो बच्चे नॉन मेटल ऑक्साइड से, नॉन मेटल ऑक्साइड जब भी वाटर के साथ मिलते हैं तो एसिड फॉर्म करते हैं, या इन गैसेस का नेचर भी कैसा होता है? एसिडिक होता है। तो जब रेन होती है तो रेन के साथ ये गैसेस मिलकर के रेन के वाटर को क्या कर देती हैं? एसिडिक। और ये एसिड का इफेक्ट सबसे ज़्यादा कब देखने के लिए मिलता है? जब इनका कॉन्टैक्ट सबसे ज़्यादा होता है, जो कि पहली या दूसरी बारिश में होता है। पहली या दूसरी बारिश में हम ये बोल सकते हैं कि जो रेन का वाटर है वो एसिडिक है, इसलिए ऐसे रेन को क्या बोला जाता है? एसिडिक रेन। तो सर क्या अभी एटमॉस्फेयर में रेन हो रही है, तो क्या अभी एटमॉस्फेयर में गैसेस नहीं है, अभी जो रेन हो रही है क्या वो एसिड रेन में काउंट नहीं होगी? तो एसिड रेन की डेफिनेशन भी दे रखी है, जब pH 5.6 से लो होगी, 5.6 से कम अगर pH हो जाए तो इसी को एसिड रेन बोलेंगे। ठीक है, CO2 ये जो गैसेस होती हैं, गैसेस में एटमॉस्फेयर में गैसेस का एक लेवल है फिक्स्ड, उतनी तो रहेगी। हद से ज़्यादा जब हो जाएगी तो हद से ज़्यादा होने के बाद pH जो है वो 5.6 से क्या हो जाएगी? डिक्रीज, और इसी को क्या बोला जाएगा? एसिड रेन। तो बोल सकते हैं पहली या दूसरी बारिश जो होती है वहाँ पे pH का अमाउंट 5.6 से क्या होता है? कम। ऐसे ये जो बारिश का पानी आएगा एक्वाटिक एनिमल्स को भी डिस्टर्ब करेगा। क्यों डिस्टर्ब करेगा? क्योंकि बारिश का पानी सीधा रिवर्स, और रिवर्स से फिर आगे दूसरी वाटर बॉडीज में जाएगा और एक्वाटिक लाइफ को क्या करेगा? डिस्टर्ब करेगा। कैसे पता पड़ेगा ये? pH से। दूसरा, अब बच्चों फार्मर्स जो होते हैं, फार्मर्स की कोशिश हमेशा यही रहती है कि वो जिस भी चीज़ का क्रॉप प्रोडक्शन कर रहे हैं वहाँ पे उनको ज़्यादा से ज़्यादा अमाउंट में फूड मिले। क्या मिले? ज़्यादा से ज़्यादा अमाउंट में फूड, या फिर क्रॉप प्रोडक्शन बहुत अच्छा हो। क्रॉप प्रोडक्शन तभी अच्छा होगा जब उनकी सॉइल जो है वो हेल्दी होगी, सॉइल में न्यूट्रिएंट्स होने चाहिए। अब ये न्यूट्रिएंट्स ज़्यादा एसिडिक या ज़्यादा बेसिक नहीं होने चाहिए। अगर सॉइल में एसिडिटी बढ़ गई, सॉइल में एसिडिटी बढ़ने का मतलब एसिडिक इफेक्ट ज़्यादा हो जाना, pH कम हो जाना, तो फार्मर्स क्या करते हैं? फार्मर्स पहले तो चेक कराते हैं कि भाई उनकी सॉइल की एसिडिटी तो नहीं बढ़ गई है। तो अगर वो देख लेते हैं कि उनकी एसिडिटी अगर बढ़ गई है, सॉइल की एसिडिटी बढ़ गई है, तो वहाँ पे क्या यूज़ कर देते हैं? वो बेस। क्यों? क्योंकि सॉइल की एसिडिटी को रिमूव करना है, या एसिडिटी को अगर रिमूव करना है तो हम किसका यूज़ करते हैं? बेस का। तो फार्मर्स जो हैं वो लाइम का यूज़ करते हैं। अब लाइम कौन कौन से? लाइम 3 टाइप के होते हैं। क्विक लाइम, तो क्विक लाइम भी यूज़ कर सकते हैं, सेलेक्ट लाइम, और तीसरा क्या हो गया? लाइम स्टोन। और सबसे ज़्यादा जो यूज़ होगा वो क्या यूज़ होगा? क्विक लाइम। तो आपका क्वेश्चन अगर आए कि सॉइल की एसिडिटी को रिमूव करने के लिए किसका यूज़ किया जाता है, तो आप क्विक लाइम बोलोगे। क्विक लाइम अगर आपको ऑप्शन में नहीं दिख रहा है तो आप क्या बोलोगे? सेलेक्ट लाइम। ठीक है। फिर बच्चे का क्वेश्चन ये भी आ सकता है, सर क्विक लाइम ही क्यों? ये क्विक लाइम जब तक वाटर में नहीं जाएगा तब तक बेस तो मिलेगा ही नहीं, सेलेक्ट लाइम मिलेगा ही नहीं। ये रिएक्शन आपने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ी हुई है। तो बच्चों ऐसा इसलिए कि वाटर में थोड़ा बहुत सॉइल में वाटर का अमाउंट होता है, तो ये क्विक लाइम जब सॉइल के वाटर के साथ मिलेगा तो खुद ही बेस फॉर्म कर लेगा, सेलेक्ट लाइम। ठीक है, तो आप ये अगर मिलाओगे तो सेलेक्ट लाइम तो उसको वैसे ही मिल जाएगा, जो कि बेसिक नेचर का होता है या बेस होता है। तो दूसरी एप्लीकेशन क्या हो गई? पीएच का यूज़ करके हम सॉइल की एसिडिटी को क्या कर सकते हैं? कम कर सकते हैं।
तीसरा, कोई भी पर्सन अगर होता है तो उसकी बॉडी में कभी कभी एसिड का अमाउंट इंक्रीज कर जाता है। क्यों बच्चों? जब भी हम खाना खाते हैं तो हमारी बॉडी कुछ एसिड्स प्रोड्यूस करती है। आपने ये पढ़ा होगा कि HCl जो है वो हमारे स्टमक में होता है। अब ये एसिड का अमाउंट ज़्यादा हो सकता है कब? जब डाइजेशन का प्रोसेस स्टार्ट होगा। तो हद से ज़्यादा अगर एसिड बनेगा तो उस पर्सन को इरिटेशन फील होने लगेगा। क्या फील होने लगेगा? इरिटेशन फील होने लगेगा। उस इरिटेशन को ही अपन क्या बोलते हैं? एसिडिटी। अब एसिड के इफेक्ट को अगर ख़त्म करना है तो हम किसका यूज़ करेंगे? बेस का। और कौन सा बेस यूज़ करेंगे? जिन बेस का यूज़ करते हैं उन बेस को हम बोलते हैं एंटासिड्स। नाम इनका क्या है? एंटासिड्स। एसिड्स के एंटी हैं ये, जस्ट अपोजिट। और इन एंटासिड्स में मेन इंग्रेडिएंट्स जो होते हैं वो कौन कौन होते हैं? एक तो मोम होते हैं, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, एक होते हैं बेकिंग सोडा। कौन होता है? बेकिंग सोडा। तो ये एंटासिड्स होते हैं। क्यों? क्योंकि इनका यूज़ किया जाता है किसमें? बॉडी की एसिडिटी को रिमूव करने के लिए। आप इनो या गैसोबार या जो भी चीज़ें देखते हो ये एक टाइप के एंटासिड्स हैं और उनमें ये चीज़ें हो सकती हैं या होती हैं। नेक्स्ट पॉइंट बच्चों, क्या होता है जब हम खाना खाते हैं तो खाना खाने के बाद कुछ फूड पार्टिकल हमारे माउथ में रह जाता है। अब माउथ में बैक्टीरिया भी होते हैं। ये बैक्टीरिया क्या करते हैं? दांतों में फंसे या फिर मुंह में ये जो फूड के पार्टिकल्स रह गए, इट फूड के पार्टिकल्स को क्या करते हैं? डाइजेस्ट करते हैं। अब डाइजेस्ट अगर करेंगे तो यहाँ पे कुछ अमाउंट में क्या प्रोड्यूस करेंगे? एसिड प्रोड्यूस करेंगे। और एसिड प्रोड्यूस करने से हम ये बोल सकते हैं कि हमारे माउथ की pH जो है वो डिक्रीज हो जाएगी, या फिर एसिडिटी माउथ की क्या हो जाएगी? इंक्रीज हो जाएगी। माउथ की एसिडिटी अगर इंक्रीज हो जाएगी तो हमारे दांतों पे ये जो इनेमल है, इनेमल किसका बना हुआ है? कैल्शियम फॉस्फेट का। इनेमल किसका बना हुआ है? कैल्शियम फॉस्फेट का। तो ये एसिड इस इनेमल को कोरोड कर देगा, कैल्शियम फॉस्फेट। दांतों के ऊपर ये जो व्हाइट कलर की लेयर दिख रही है इसी को अपन क्या बोलते हैं? एनेमल, जो कि इसका बना हुआ है। हमारी बॉडी के अंदर स्ट्रॉन्गेस्ट बोन यही होती है, हम ये बोल सकते हैं, या फिर बोन जिस कंपाउंड से बनी होती है वो इसी की बनी होती है। ठीक है। ये वाटर में डिसॉल्व नहीं होता। तो जब हम पानी पीते हैं तो क्या हमारी ये एनेमल क्या घिस के जाता है क्या अंदर? नहीं। लेकिन एसिड जब आ जाएगा तो एसिड इस एनेमल को क्या कर देगा? कोरोड कर देगा। अब कोरोड कर देगा तो हमारे दांतों के ऊपर से ये लेयर धीरे धीरे क्या होती जाएगी? कम होती जाएगी। और यहाँ पे क्या बनती जाएगी? कैविटी बनती जाएगी। हद से ज़्यादा अगर ये एनेमल हट जाएगी तो दांतों में सेंसिटिविटी की प्रॉब्लम हो जाएगी। किसकी प्रॉब्लम हो जाएगी? सेंसिटिविटी की। इसीलिए बोला जाता है कि हमेशा खाना खाने के बाद हमको क्या करना चाहिए? ब्रश। अब ये ब्रश मॉर्निंग में भी करना चाहिए और नाइट में भी करना चाहिए। क्यों? क्योंकि रात के टाइम पे जब हम खाना खा के सोते हैं तो बहुत लंबे टाइम तक मुंह में कुछ भी चेंजेस नहीं होते हैं, मतलब हम किसी भी चीज़ को अंदर या बाहर नहीं करते हैं। तो माउथ के अंदर ये डिकम्पोजिशन, बैक्टीरिया जो डिकम्पोजिशन कर रहे हैं ये बहुत ज़्यादा होता है। इसलिए एसिड के बनने का चांस भी क्या होता है? ज़्यादा। इसलिए रात के टाइम पे ब्रश जरूर करना चाहिए। तो ये सारे यूजेस थे हमारे किसके? एसिड के। आशा करता हूँ आपको ये सारे जो यूजेस थे पीएच के, कि हम पीएच के डेली लाइफ में यूज़ कैसे करते हैं। अच्छा बच्चों, एक चीज़ और मैं बताना भूल गया आपको। कुछ एनिमल्स जो होते हैं ये अपनी प्रोटेक्शन के लिए एसिड का यूज़ करते हैं। किसका यूज़ करते हैं? एसिड्स का। अब ये कौन कौन से एनिमल्स हैं? हमारी बुक में दे रखा है, एक तो हनी बी और एक नेटल स्टिंग प्लांट दे रखा है। इन दोनों प्लांट के पास अपनी प्रोटेक्शन के लिए एक एसिड होता है। इस एसिड का नाम होता है मेथेनोइक एसिड या फिर फॉर्मिक एसिड। कौन सा एसिड? मेथेनोइक एसिड या फॉर्मिक एसिड। ये दोनों एक ही नाम है, मेथेनोइक एसिड या फिर फॉर्मिक एसिड। अपनी प्रोटेक्शन के लिए ये इस एसिड को हमारी बॉडी में क्या कर देते हैं? इंजेक्ट कर देते हैं। अब एसिड का अमाउंट अगर यहाँ पे बढ़ जाएगा तो हमको यहाँ पे क्या होगा? पेन होगा। अब इस एसिड के इफेक्ट को अगर हमको हटाना है तो किसका यूज़ करना पड़ेगा? बेस का यूज़ करना पड़ेगा। कौन सा बेस यूज़ करोगे आप?
कुछ लोग यूज़ करते हैं सोप का, कुछ यूज़ करते हैं टूथपेस्ट का, कुछ यूज़ करते हैं सोडा का। तो आप किसी भी बेस का यूज़ कर सकते हो। अब क्या हमको आयरन का यूज़ करना चाहिए? क्योंकि मेटल ऑक्साइड्स जो होते हैं आयरन के ऊपर, आयरन ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन कर लेता है और मेटल ऑक्साइड फॉर्म कर लेता है। मेटल ऑक्साइड्स का नेचर जो होता है वो कैसा नेचर होता है? बेसिक। बहुत से लोग इसका भी यूज़ करते हैं, जो कि नहीं करना चाहिए। क्यों? क्योंकि आयरन ऑब्जेक्ट्स जो होते हैं इन पे रस्ट भी होता है, तो उस रस्ट के बॉडी में जाने के चांसेस हैं। तो आप किसी भी बेस का यूज़ करो, बस ये आयरन ऑक्साइड का यूज़ या आयरन का यूज़ मत करो। इस टाइप से हम ये जो एनिमल्स या फिर प्लांट्स होते हैं इन्होंने जो एसिड हमारे अंदर इंजेक्ट किया है उसके इफेक्ट को ख़त्म करते हैं। बच्चों, आज के टॉपिक को हम यहीं पे एंड करते हैं। अगर आपको कोई भी डाउट है तो कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताना, मैं उसका रिप्लाई ज़रूर करूँगा या फिर उससे रिलेटेड कोई दूसरा वीडियो बना दूँगा। मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए सी यू, थैंक यू, बाय।